नमस्कार। नमनालंदा महाविहार एक एंटिक म्यूजियम है। यहाँ कार्य करने वाले कर्मचारी और उनके नेता। कर्मचारी कहने का मतलब टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों तरह के कर्मचारियों से है, और उनके नेता का कहने का अर्थ मेरा वहाँ के कुलपति और कुल सचिव, इन दोनों के बारे में। अभी हाल ही में नमनालंदा महाविहार के कुलपति के आदेश पर वर्तमान कुल सचिव प्रोफेसर रूबी कुमारी, जो संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष भी हैं, पूर्ववर्ती अध्यक्ष तृप्ति विभाग और पूर्ववर्ती रजिस्ट्रार भी कह सकते हैं, प्रोफेसर दीपंकर लामा को री एम्प्लॉयमेंट का सर्टिफिकेट बांट दिया। किन नियमों के हवाले उनको नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया गया, इसका वर्णन उनके नियुक्ति पत्र में कहीं भी वर्णित नहीं है। एक पृष्ठ का नियुक्ति पत्र है, उसमें भारत सरकार के कार्मिक विभाग के एक चिट्ठी का, एक पत्र का, एक ऑफिस मेमोरेंडम का वर्णन किया गया है। बहुत खोजने के बाद वह पत्र मुझे हासिल हुआ, और इन्हीं सब चीज़ों को खोजने के दौरान मुझे एक अन्य पत्र, जो यूजीसी के जो टीचर हैं, जो कॉलेज के प्रोफेसर हैं, जो टीचर हैं, जो टीचिंग प्रोफेशन में हैं, उनकी री एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी है। मैंने उन दोनों चिट्ठियों को पढ़ा, मैंने दोनों ऑफिस मेमोरेंडम को पढ़ा, और मैंने नमनालंदा महाविहार के बोर्ड रिजोल्यूशन को भी मैंने देखा है। नमनालंदा महाविहार के जिन कागजातों की उल्लेख मैं बराबर करता हूं कि बिना कागजातों के मैं किसी के ऊपर कोई भी आपत्ति या नहीं दर्ज करूंगा, मैं किसी को यह नहीं बताऊंगा कि क्या सही है और क्या गलत है, तब तक जब तक मेरे हाथ में कोई कागज ना आ जाए। बहुत लंबा समय मुझे लगा प्रोफेसर दीपंकर लामा के नियुक्ति पत्र को उपलब्ध करवाने में, लेकिन मुझे नियुक्ति पत्र उपलब्ध हो चुके। भ्रष्टाचार है वह उनके नियुक्ति पत्र। उनके नियुक्ति पत्र में जो बातें वर्णित हैं, पहले मैं उसकी चर्चा करूंगा कि वह क्या है और कैसे वह नियुक्ति पत्र गलत है या सही है। उनकी नियुक्ति पत्र जो है सो जारी हुई है 31 जनवरी 2025 को। ये उनके रिटायरमेंट का दिन था। उनके कार्य करने की क्षमता सरकार के हिसाब से खत्म हो गई थी। एक समय के बाद सभी पदाधिकारी सेवानिवृत्त होते हैं, इनको भी सेवानिवृत्ति का दिन था, चूँकि इनकी जन्मतिथि जो है सो जनवरी महीने की है। जो कॉपी उपलब्ध करवाई गई है, पहली कॉपी प्रोफेसर दीपंकर लामा को दी गई है, दूसरी प्रतिलिपि इसकी
वाइस चांसलर ऑफिस को दिया गया है। तीसरी प्रति जो है सो जो भी डीन है, चौथी प्रति जो है सो जितने भी एचओडी हैं, पांचवी प्रति अकाउंट सेक्शन एंड एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन को दिया गया। ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि अकाउंट सेक्शन, पता नहीं ऐसा भी कोई फाइल होता है। आठवां फाइल जो है सो गार्ड फाइल, इसकी प्रतिलिपि ना तो पुस्तकालय को उपलब्ध करवाया गया है, ना तो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय को। क्यों नहीं उपलब्ध करवाया गया? और जो रीजन दिया गया है कि इनको कैसे मतलब अपॉइंटमेंट हुई है, वो मैं बता रहा हूँ डिपार्टमेंट का। 31 ये लेटर नंबर है 7/1986 का पेंशन में यह लेटर इशू हुआ है। 3/1/85 ESTT P2 पेंशन 2। मैं इस चिट्ठी के ऊपर भी चर्चा करूंगा। ध्यान केवल ये देना है कि यह चिट्ठी जो है सो 1986 में जारी की गई है। वहीं दूसरी ओर यह विचारणीय प्रश्न क्यों है वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ 2 प्रोफेसर या उसके पहले और भी कई प्रोफेसर्स रिटायर किए, बट हाल में पिछले 6 महीने या साल भर के अंदर में, या योग कर लीजिए कि हाँ 1 साल के अंदर में 2 प्रोफेसर और भी रिटायर किए थे। नाम आप लोग जानते होंगे। चाइनीज में एक डॉक्टर यू कुंडला थे और एक प्रोफेसर जो यहाँ कुलपति के पद पर भी, प्रभारी कुलपति के पद पर भी कार्य किए, वो भी थे। मैं बोर्ड का उस प्रोसीडिंग को मैं पढ़ना चाहता हूँ, बताना चाह रहा हूँ, जिसमें उन्होंने मना किया, बोर्ड ने डिनाई किया कि ऐसा काम नहीं हो सकता है। 42वां बोर्ड का 7वां एजेंडा है कि कंसिडरेशन एंड अप्रूवल ऑफ री अपॉइंटमेंट ऑफ डॉक्टर यू कुंडला इन द डिपार्टमेंट ऑफ चाइनीज एंड जापानीज। जो अकेले प्रोफेसर थे यहाँ पे चाइनीज में। इसका डिसीजन है कि द डायरेक्टर BTI suggested instead of going for re-employment of superannuated faculty, NNM should appoint permanent faculty for the Department of Chinese. All members agreed and appreciated the idea. महाविहार में बहुत अंग्रेजी बोलने पे जोर दिया जाता है। वहाँ पे बड़े बड़े विद्वान हैं। ऐसे विद्वानों में साहित्यिक चोर राणा पुरुषोत्तम कुमार सिंह का भी नाम आता है। दीपंकर लामा की अपॉइंटमेंट तो हो गई, फिर एक इसी बोर्ड में एक और एजेंडा लाया गया था। वह था 42 का 9वां पॉइंट्स, कंसिडरेशन एंड अप्रूवल ऑफ एक्सटेंशन ऑफ द सर्विस ऑफ रिटायरिंग फैकल्टी मेंबर्स टिल द कंप्लीशन ऑफ रनिंग एकेडमिक सेशन। Regarding this proposal, it was decided that since the matter has financial implication, the proposal be brought to the next meeting of UOM through Finance Committee. Good. मेरा जो
बात करने का जो मतलब मैं जो जिस कारण से इस बात को लेकर आपके सामने बैठा हूँ आज, वो है कि जब दोनों कंडीशंस को बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने एक तरीके से रिजेक्ट कर दिया, फिनांस की बैठक हुई है नालंदा महाविहार के, उसमें इन बातों को नहीं रखा गया था, बोर्ड की बैठक उसके बाद नहीं हुई है। तो क्या प्रोफेसर सिद्धार्थ बोर्ड से ऊपर है? क्या प्रोफेसर रूबी बोर्ड से ऊपर है? शायद महाविहार में जो भी लोग कुलपति बनते हैं, कुलसचिव बनते हैं, उनको लगता है कि मैं तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से ऊपर हूँ, लग सकता है। मैं इसके अलावा जिस सर्कुलर की बात मैं करने के लिए जा रहा हूं आपके साथ, वह सर्कुलर है यह। इसी सर्कुलर को दिखा करके प्रोफेसर सिद्धार्थ और प्रोफेसर रूबी दोनों ने मिलकर करके दीपंकर लामा को रीएम्प्लॉयमेंट दिया है। ये लेटर है जो मेरे हाथ में आज की डेट में है। इस लेटर में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, बट यह कहीं नहीं लिखा हुआ है कि यूजीसी के गाइडलाइन के हिसाब से यह एप्लीकेबल है। इस लेटर की जो प्रतिलिपि बांटी गई थी, इस लेटर की जो प्रतिलिपि बांटी गई थी, उसकी कॉपी भी कभी यूजीसी या किसी यूनिवर्सिटी को नहीं दी गई है। यह जो लेटर नंबर डीओपीटी का जिसकी चर्चा ये लोग कर रहे हैं ऑफिस ओएम की, वो लेटर किन किन लोगों को दिया गया था वो मैं बता देता हूँ आपको। कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल यूपीएससी को, इलेक्शन कमीशन को, राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को, लोकसभा सेक्रेटेरिएट को, सीनियर पर्सनल एंड एग्जीक्यूटिव अफसर को, लोकसभा सेक्रेटेरिएट को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, श्री महेंद्र सिंह सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रेलवे बोर्ड, सेक्रेटरी ऑफ स्टाफ साइड नेशनल काउंसिल, रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया, ऑल मेंबर स्टाफ साइड ऑफ द नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम, ऑल इंडिया सर्विस डिवीजन डीएनपीटी, ऑल इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एड्रेस ऑफ एडमिन, ऑल ऑफिसर सेक्शंस इन दिस डिपार्टमेंट पर्सनलाइजेशन, all controller accounts pay and all attached the subordinate office of the Department of Personnel, Director LBS National Academy of Administration मसूरी। यह कॉपी यूजीसी को नहीं दिया गया था या किसी विश्वविद्यालय को नहीं दिया गया था। यह जो कॉपी है, इस कॉपी के आधार पर दीपंकर लामा की रीएम्प्लॉयमेंट पूरी तरीके से फर्जी है। और यह मैं भारत सरकार से, संस्कृति मंत्रालय से जानना चाहता हूं और प्रोफेसर सिद्धार्थ से भी जानना चाहता हूं कि क्या आपने इस सर्कुलर को पढ़ा था? पढ़ा था तो आपने मंत्रालय को क्यों नहीं इसकी जानकारी दी, उपलब्ध करवाई? दूसरा सर्कुलर में आज आपको मैं बताता हूं। ये ऑर्डिनेंस है ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का, रीएम्प्लॉयमेंट ऑफ सुपर एनुएटेड टीचर्स। ठीक है, इसको कैसे करना है वह पूरा सिस्टम दिया हुआ है। कहता है कि यूनिवर्सिटी विल आस्क ए टीचर
रिटायरिंग ऑन सुपरएनुएशन 6 मंथ इन एडवांस, मतलब 6 महीना पहला, मतलब जनवरी में से में नहीं, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त 2024 में उनसे यह पूछा जाना चाहिए था कि क्या आप जो है सो आगे कार्य करेंगे, और अगर वो एक्सेप्टेंस देते तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर राजेश रंजन जी को उनका CV लेना चाहिए था। और तब उनके टीचिंग एक्सपीरियंस, जो कि उन्होंने कभी किया नहीं, लेकिन एक्सपीरियंस तो था, पैसा उन्होंने उठाया था तो एक्सपीरियंस तो था, टीचिंग एक्सपीरियंस, रिसर्च एक्सपीरियंस, पब्लिकेशन, पार्टिसिपेशन और प्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें जो है सो 5 साल के अंदर का उनका लेना चाहिए था कि उन्होंने क्या क्या किया, कौन कौन से कार्य किए उन्होंने 5 साल में, क्या उनकी एक्टिविटी रही, क्या उनकी अचीवमेंट रही, उसके बारे में जानकारी चाहिए था। एक मेडिकल सर्टिफिकेट लगना था उनका, और इसमें सारे बोर्ड तो कुलपति के ही होते हैं, तो कुलपति ये सारी चीज़ें व्यवस्था करने में सक्षम थे कि खुद चेयरमैन बनते, सब्जेक्ट एक्सपर्ट एक आते, चूँकि वो बनारस से ले आते और लल्लू चप्पू कर के लामा को फिर से रख लेते, कोई दिक्कत नहीं था। डीन सारे वही लोग हैं जिन्होंने पटना हाई कोर्ट में केस कर रखा है। HOD भी कमोबेश मिलते जुलते हैं, और सीनियर प्रोफेसर जो है तो वो तो उनके साथ ही हैं। फैकल्टी डिपार्टमेंट के जो मेंबर है, तो फैकल्टी डिपार्टमेंट में इकलौता शख्स थे वे भाई साहब, तो आगे कुछ होना नहीं था। फैकल्टी में ना तो स्टूडेंट है ना तो टीचर हैं, और रजिस्ट्रार मेंबर सेक्रेटरी के रूप में कार्य करते हैं, ये बोर्ड बिठाते, और ये सारे जो है सो इस नियम के तहत काम करते हैं। और तब प्रोफेसर दीपंकर लामा की नियुक्ति हो जाती है, और वह नियुक्ति जो है सो सही तरीके से सही मानी जाती है। परंतु पिछले रजिस्ट्रार और कुलपति ने उनसे ना तो मांगा, चूँकि बोर्ड ने उनको कुंडला जी को रिजेक्ट कर दिया था, तो इनको कैसे इनसे मांगने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था। इन्होंने जो लामा जी के एक बहुत करीबी प्रोफेसर्स हैं जो साथ हैं, उनमें से कुछ बहुत बड़े नॉलेजेबल पर्सन्स भी हैं जो नियमों को ताक पर रख करके काम करना चाहते हैं, कुलपति के बहुत करीबी हैं। कुलपति को अभी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रोफेसर सिद्धार्थ की स्थिति प्रोफेसर बैद्यनाथ लाभ से भी ज़्यादा बदतर होगी आने वाले समय में, अगर वो खुद पढ़ करके कागजातों पे दस्तखत नहीं किए, खुद उन चीज़ों को समझ करके कानूनी दांव पेच को समझ करके नहीं किए। मुझे पता है कि प्रोफेसर सिद्धार्थ क्या कर रहे हैं, कहाँ पे फिनेंशियल ऑब्लिगेशन से फंस रहे हैं, कहाँ पे। मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हें आगाह करना चाहता हूँ कि आप जो भी कागजात देखें, आप जिन कागजातों पे भी हस्ताक्षर करें, आप उसके बारे में जानकारी जरूर हासिल कर लें। आप जिसकी भी टेंडरिंग करें, महाविहार मैनेज टेंडर का एक अड्डा है जहां एवब पर काम दिया जाता है, उसके पास कोई रेट नहीं होता, उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता। मेरे पास कागजात हैं जो पूर्व के कुलपतियों ने ऐसा काम किया।
यह अनियमितता है, रही है। मैं आपसे प्रोफेसर सिद्धार्थ सिर्फ यह कहने के लिए मैंने इतनी मेहनत की है कि आप ईमानदार हैं, आपकी ईमानदारी पे किसी को शक नहीं है, बट आप भ्रष्ट लोगों की संगत में हैं। अगर आपने अपना बुद्धि एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंशियल मैटर पर नहीं लगाया तो आप फंसेंगे। प्रोफेसर लाभ जब तक पद पर बने हुए रहे, जब तक एसपी सिन्हा रजिस्ट्रार रहे, जब तक श्रीकांत सिंह रजिस्ट्रार रहे, उन्होंने आरटीआई के मुंह पर ताला लगा करके रखा था। टूटी फूटी जानकारियां जहां तहां से उपलब्ध होती थी, वो जानकारी सही होती थी। उन जानकारियों के आधार पर कई जानकारियां उपलब्ध करवाई गई। बिना बोर्ड के मीटिंग के महाविहार में एम्बुलेंस खरीद लिया गया जेम पोर्टल से। ब्रांडेड फर्नीचर छोड़ करके जेम पोर्टल से लोकल फर्नीचर खरीद लिया गया जेम पोर्टल से। 5,000 रुपये का पैसा काटा गया किसी वेंडर का, क्योंकि उस सामान की गुणवत्ता की जांच नहीं की जा सकती थी। पोटा केबिन का आपने हाल देखा है। मैं चैलेंज करता हूं कि उस पोटा केबिन को बनाने में 20 से 25 लाख रुपए ज़्यादा खर्च नहीं हुए होंगे। आपको देखना है कि पोटा केबिन कैसा होता है। मैं आपको दिखा सकता हूं कि 12 लाख रुपये में पोटा केबिन कैसा बनता है, 15 लाख रुपये का पोटा केबिन कैसा बनता है, कितना एरिया में बनता है। 3 साल की साहब डीएलपी होती है, 20 साल से 35 साल तक उसकी लाइफ होती है। पैसे लगे हैं सरकार के, लूट के पैसे नहीं है, आम आदमी की मेहनत का पैसा है। जो हम टैक्स भरते हैं उसी टैक्स का पैसा है। नियुक्तियां पर नियुक्तियां करते जाओ, एक भी ढंग का व्यक्ति नहीं लाना। मैं कई चीज़ें आने वाले समय में आपको फिर से मैं बताऊंगा कि आप अपनी आंखें खोल कर करके रखें। आप अच्छे एकेडमिशियंस हैं, आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होते हैं, आप भ्रष्ट नहीं हैं, आपको भ्रष्ट बनाया जा रहा है। आपको क्या पता कि आपके यहाँ जितनी खरीदारी हैं, छोटे छोटे आइटम पे तो डबल का मार्जिन है। अगर 100 रुपये का सामान है तो 200 रुपये में। कंज्यूमेबल्स तो आपके यहाँ परचेज ही नहीं होते हैं, सप्लाई ही नहीं है। अगर 100 पीस का ऑर्डर अगर होता है, 100 पीस का बिल अगर आपके यहाँ आता है तो 50-25 पीस ही ऑर्डर सप्लाई होते हैं, बाकी के केवल पक्का बिल बनते हैं। भ्रष्टाचार आपके यहाँ रग रग में फैला हुआ है और यह भ्रष्टाचार आपके नज़दीकी लोग कर रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मैं प्रोफेसर लामा का भी नाम नहीं लेता। आपने नियुक्ति की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नियुक्ति करने का तरीका आपने गलत अपनाया, इसलिए मैंने उनका नाम लिया। प्रोफेसर लाभ ने कई मूर्तियाँ बनवाई, कई म्यूजियम बनवाए। मुझे पता है अभी जो म्यूजियम बन रहा है आप लोगों ने गड़बड़ी की है उसमें। मैं बता रहा हूँ, अगर डीपीआर से आप इतर होंगे तो आने वाले समय में आप भी फंसेंगे।
ये मेरा सलाह ना तो लाभ जी ने माना था ना आप मानेंगे। जिसके चक्कर में लाभ जी फंसे, आप भी उन्हीं लोगों के चक्कर में हैं। मैं आपको सिर्फ इतना ही अंतिम बार कह रहा हूँ कि अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बनिए, नियम कायदे कानून की किताबों को ठीक से पढ़िए, जो आप काम कर रहे हैं उसका अध्ययन जरूर कीजिए, ताकि आपको आने वाले समय में तकलीफ नहीं हो। मैं डॉक्टर निगम आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप सही तरीके से ईमानदारी से काम करेंगे, संस्था के प्रति काम करेंगे, चोर चुहारों को रोकेंगे, तो मैं आपके साथ खड़ा होऊंगा। अदरवाइज मैं वही निगम भारद्वाज हूँ जिसने महाविहार के ऊपर पेनल्टी भी करवाई है हाईकोर्ट से। वह केस मरा नहीं है, वह केस अभी जिंदा है। आने वाले लोग भी, मैं फिर से आपके पास दूसरे केस लेकर के पुरानी चीज़ों को आऊँगा, और मार्च के बाद अगर मुझे कागजात उपलब्ध हुए जो बगलरी के हैं, जो ठगी के हैं, जो लूट के हैं, तो मैं आपको भी नहीं बख्शने वाला। दस्तखत तो आप ही के होंगे, आपका करीबी तो नहीं कहीं दस्तखत कर रहा है, वो तो कहीं नहीं फंसेगा। इसके साथ ही मैं आपको धन्यवाद बोलता हूँ और आशा करता हूँ कि आप इन सब चीज़ों को सुनेंगे और देखेंगे भी। धन्यवाद।